इक्वल टू एन लेमडा, ये दो चीजें पता चली। जब ये दोनों चीजें डी ब्रोगली कंसेप्ट से पता चली तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। कैसे? लेमडा की वैल्यू इधर रखते हैं तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई r इक्वल टू n h अपॉन n की लिख सकते हैं। लेमडा की वैल्यू हमें इधर पुट कर इधर तो 2 पाई r इक्वल टू n h अपॉन n की लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पर ये लिखा जा सकता है तो m को और r को इधर ले जाना तो क्या लिखेंगे n p r इक्वल टू n h अपॉन। देखो बोर मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट यही था या नहीं था? तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, डी ब्रोगली कंसेप्ट से क्या चीज मिली हमें? डी ब्रोगली कंसेप्ट से जो बोर मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट था उसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन मिली। इस डी बोर ने जो बात कही वो बात सही थी। मींस एक हद तक डी ब्रोगली ने अपने आप को भी प्रूव कर दिया जो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी ऑर्बिट में किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। और किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव कितनी होती है? जो ऑर्बिट का नंबर है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 होगी या एक ही वेव मिलेगी। सेकंड ऑर्बिट है 2 वेव मिलेगी। थर्ड ऑर्बिट है 3 वेव। ठीक है। अब कोई पार्ट वेव, इसमें देखो दो चीजें, वेवलेंथ किसकी होती है? अगर हम लाइट मतलब डुअल नेचर की बात करें पार्टिकल तो कौन कौन से नेचर होंगे? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो वेव नेचर को लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है और मास मास किसका होगा? पार्टिकल का, मोमेंटम पार्टिकल का होगा। तो ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लैम्डा उसके वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी ब्रोगली को सबसे बड़ा क्रेडिट किस बात का गया कि उन्होंने डुअल नेचर को एक्सप्लेन किया पार्टिकल्स के लिए। इसके लिए पार्टिकल्स के लिए, लाइट के लिए तो पहले ही हो चुका था। उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए डुअल नेचर को क्या करा? प्रूव किया कि ये डुअल नेचर पार्टिकल्स पर भी अप्लाई होती है, दोनों पर काम करती है। लाइट पर तो करती है लेकिन पार्टिकल्स पर भी करती है। ठीक है। तो डी ब्रोगली से इतनी सारी कहानी हमें पता चलती है। अच्छा बच्चों, अगर मोमेंटम पता है तो हाफ mv² लगा सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल से कोई रिलेशन होता है? अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो कोई पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है। तो वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी से या पोटेंशियल से कोई रिलेशन मिलेगा? क्या रिलेशन मिलता है? देखो m/v को m काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? m mv², यही होती है ना। तो m/v को क्या लिख सकता हूँ? 2 kT/, इधर से m से मल्टीप्लाई करो, इधर भी m से मल्टीप्लाई करो, यही लिख सकता हूँ। तो इससे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 हटा दो तो इधर 2 लिख सकता हूँ। तो m² v² इक्वल टू 2m kT लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी। या m/v क्या हो जाएगा? √2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा होगा। और वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन क्या मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ? h/√2m kT काइनेटिक एनर्जी तो लिख दिया। तो अगर हमें किसी ऑर्बिट में मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता हो तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट, फॉर्मूला यही है 2m। अब एक चीज बताओ, क्या किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है? कैसे? बोर मॉडल से क्या हम किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर सकते हैं? कैसे?
कोई रिलेशन होता है? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी साइन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की टोटल की बात करें वो काइनेटिक एनर्जी से नेगेटिवली रिलेटेड होगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मीन्स हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोर मॉडल के हिसाब से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है। अब जब काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी तो उस ऑर्बिट में वेवलेंथ भी पता चल जाएगी। समझ में आ गई बात? कैलकुलेट कर सकते हैं, जब कैलकुलेट कर डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन in first orbit of hydrogen atom. Of electron in first orbit of hydrogen atom. फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी होती है? कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? प्लस 13.6 हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, माइनस वैल्यू है तो प्लस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, कितनी वैल्यू होती है? 2.18 into 10 to the power minus प्लस क्यों करोगे? 10 की पावर प्लस में क्यों कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ई टोटल होती है माइनस 2.18 into 10 to the power minus 18। तो ये माइनस वैल्यू प्लस होगी, 10 की पावर प्लस में कर देना, ठीक है? इनटू n स्क्वायर बाई z स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिटल तो n की वैल्यू बदलोगे, हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू बदलोगे, ये जूल पर एटम है। तो ये वाली टर्म कितनी मिल गई? काइनेटिक एनर्जी 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल पर एटम। ठीक, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है और h की वैल्यू पता है, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैंने आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी थी, क्वेश्चन पर ध्यान दो, मैंने आपको कोई वैल्यू नहीं दी है, बस आपसे सिंपल पूछा है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ना मैंने काइनेटिक एनर्जी बताई है, ना पोटेंशियल बताया है, ना मास बताया है, ना प्लांक कांस्टेंट बताया, मतलब कुछ भी नहीं दिया गया है, बस आपसे आंसर पूछ लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है या मिल सकता है आपको कि आपसे बस डायरेक्टली उसका एक वैल्यू में आंसर पूछा जाए, नंबर्स में आंसर पूछा जाए, जबकि कोई आपको फिगर्स नंबर्स नहीं दिए गए। क्लियर है बच्चों? कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट कहानी तो ये तो कैलकुलेट तो कर लोगे, कैलकुलेशन सिखाना मेरा काम नहीं है, तो तुम्हें मुझसे अच्छी आती है। चलिए अब बच्चों ये डी ब्रोगली कंसेप्ट से एक चीज तो पता चल गई, ड्यूअल नेचर के बारे में, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में पता चला। एक इलेक्ट्रॉन की या एक सब एटॉमिक पार्टिकल की ड्यूअल नेचर है, दोहरा कैरेक्टर हम सबका ही है।
केवल इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है, अभी जो एटम से मिलकर बने या एटम इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे अंदर भी वही कैरेक्टरिस्टिक है। मेरा आपके साथ ड्यूअल नेचर में मल्टीपल नेचर है, मेरा आपके साथ जो बिहेवियर है मेरे दोस्तों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं हो सकता, बाहर नहीं होता। जो बिहेवियर मेरा मेरे दोस्तों के साथ है वो मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ मेरा बिहेवियर नहीं हो सकता। मेरे फैमिली मेंबर्स कहेंगे कि आपको नहीं, तो सबके साथ बिहेवियर अलग अलग होगा, मींस मल्टीपल बिहेवियर है हम सबके। इलेक्ट्रॉन के जो डबल पार्टिकल नेचर और वेव वही नेचर हो गए। अब ड्यूअल नेचर की जब बात हो तो उसी समय पर एक और डेवलपमेंट हुआ, दैट इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नोट करो, ये भी बड़ा काम का है। हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर से रिलेटेड एक कहानी और बताऊंगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब अनिश्चित है, सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, ठीक है। अब अनसर्टेन जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, इस ये अनसर्टेन वर्ड बहुत बड़ा है, ब्रॉड। बादल हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं बाहर, इसका मतलब क्या है? बारिश होगी, श्योर है। जहां पर सर्टेनिटी नहीं होती, जहां अनसर्टेनिटी होती है, वहां पर एक टर्म आता है, मैथमेटिकल टर्म, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। जहां पर श्योर नहीं है वहां पर प्रोबेबिलिटी है। इस बार तुम लोग होली की छुट्टी में एंजॉय करोगे, प्रोबेबिलिटी है कि हाँ करेंगे, श्योरिटी है। हो सकता है एंजॉय करने का, होली खेलने का या घूमने का मन हो, लेकिन डांट कर घर पर बैठा दिया जाए, कोरोना घूम रहा है बाहर, बैठा दिया है, मना कर दिया। और ऐसी जगह ना कोई आर्गुमेंट नहीं चलता। पेरेंट्स ना ऐसा कह देंगे, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, कोरोना है। व्हाट अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग हियर? और यहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी है, मास्क लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद नीचे फिर ऊपर कर देंगे। नहीं, हम सब हेल्दी रहेंगे, हम पड़ोसी को भी हेल्दी रखेंगे, ऐसा मान लो। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। अनसर्टेनिटी का मतलब है, अब हम किसकी बात करने लगे? प्रोबेबिलिटी। अब चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, ठीक है। अनसर्टेन है किसे? सर्टेन नहीं है। और जब सर्टेन नहीं, अनसर्टेन हो गई तो प्रोबेबिलिटी आएगी। तो प्रोबेबिलिटी है किसी काम के होने या ना होने, ठीक। अब दो चीजें चल रही है एक साथ। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेनिटी के साथ बताएं या उसकी स्पीड सर्टेनिटी के साथ। बच्चों, आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है, ऐसा नोटिस किया है कि जब कभी आप हाईवे पर जा रहे हो तो हाईवे पर एक जीप खड़ी होगी, उस पर एक कैमरा लगा होगा और वो बस ये चेक कर रहा होगा कि कौन आदमी अपनी गाड़ी को कितनी स्पीड से लेकर जा रहा है। कौन से कैमरे होते हैं बच्चों? वो होते हैं फास्ट मूविंग कैमरे, जो कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। अब समझो एक रेड लाइट है जहां पर एक पोल लगाया और इस पोल पर एक कैमरा फिट कर दिया गया। इस कैमरे का फोकस तो सेट होगा, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर रहा है। ये रोड का है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर रहा है। इस जगह से कोई गाड़ी जब निकलेगी, कार निकलेगी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फोटो क्लिक कर लेगा, उसका फोटो खींच लिया। मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट को उसने क्या कर दिया? सर्टेन कर दिया, फोटो खींचा। इस जगह पर फोटो खींच गया मींस
सर्टेनिटी के साथ एक चीज पोजीशन पता चली सर्टेन में। एट द सेम टाइम इस जोन को पार करने में, एट द सेम टाइम इस जोन को पार करने में, थोड़ी सी जगह को पार करने में गाड़ी कितना टाइम स्पेंड करेगी, उससे गाड़ी की स्पीड का पता चल जाएगा। ठीक, तो इस कैमरे ने दो चीजें बताई सर्टेनिटी के साथ। आप जब ये रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे तब आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, और दूसरी चीज क्या पता चलेगी, पोजीशन तो पता थी क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस था। तो पोजीशन भी सर्टेन है और स्पीड भी सर्टेनिटी के साथ पता चलेगी। और स्पीड पता चलेगी तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम। तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों सर्टेनिटी के साथ बताए जा सकते हैं या नहीं, बताए जा सकते हैं। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए पोजीशन और मोमेंटम को सर्टेनिटी के साथ नहीं बताया। एक पोजीशन को और मोमेंटम या वेलोसिटी को सर्टेनिटी के साथ नहीं बताया जा सकता। अगर एक को सर्टेन करेंगे तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, दूसरे को सर्टेन करेंगे तो पहला अनसर्टेन होगा। ठीक, अब होगा कैसे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम कैसे कर रहा है। हमने माइक्रोस्कोप लगाया जहां से हम एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं। थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, समझना। मुझे एक माइक्रोस्कोप लगाया यहाँ, इस माइक्रोस्कोप के लेंस से मुझे इलेक्ट्रॉन को देखना है। इतनी अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप है जो कि क्या दिखाने में हेल्प करेगा, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किसी पाथ पर घूम रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन दिखाई कैसे देगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके किसी ऑब्जेक्ट को देखने से रिलेटेड एक बात कही थी कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेडिएशन टकराएंगे और उसके फोटॉन्स हमारी आई पीस तक पहुंचेंगे, हम उसको जज कर पाएंगे। एक लाइट रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन से आकर टकराएगी, तब क्या होगा, बहुत अच्छा काम हुआ कि इससे टकराने के बाद ये एक फोटोन कहाँ पहुंचेगा, माइक्रोस्कोप में, और हम पता लगा लेंगे हमें इलेक्ट्रॉन दिख गया। ठीक, जब ये लाइट का रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इस फोटोन को यहाँ तक जाने में 2 मिनट लग गए, तो 2 मिनट में तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो पोजीशन सर्टेन हुई या अनसर्टेन हुई, तो हमें कैसी रेडिएशन फोटोन चाहिए जो जल्दी पहुंच जाए या देर से पहुंचे, जल्दी पहुंच जाए। तो फोटोन की या लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हाई या लो, हाई। तो हाई एनर्जी का फोटोन या रेडिएशन को हम इस पर हिट करवाएंगे। समझ में आ गई बात। हाई एनर्जी के रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन पर डाला जिससे टकराकर फोटोन जल्दी से जल्दी हमारे लेंस तक पहुंच पाए, जल्दी से जल्दी लेंस तक पहुंच पाए और हम उनको जज कर। ठीक, मींस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम से कम रहेगी। जब तक ये फोटोन यहाँ तक पहुंचा, इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ तक मूव कर पाया था, तो अनसर्टेनिटी ज्यादा थी या कम थी। जब हम देख रहे हैं हमें पता चला तब तक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ चुका। अगर हमने हाई वेवलेंथ की या लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ली होती तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच जाता। अनसर्टेनिटी कब ज्यादा है, जब लो एनर्जी का रेडिएशन यूज करेंगे। अनसर्टेनिटी पोजीशन में कम करने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन चाहिए। अब दूसरी दिक्कत, जो हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा उसके फोटॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी। अब वो हाई फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के रेडिएशन का फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इनके जो कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन का फोटोन के साथ टकराना है, वो इलास्टिक कोलिजन होगा या इनइलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन का मतलब हिंदी में बता दो भाई। इलास्टिक कोलिजन बच्चे वैसे मैं समझा सकता हूँ, हिंदी में छोड़ कांट होते हैं। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है
एनर्जी का कभी लॉस नहीं होता। अगर कोई चीज में बेहतर मानो और एनर्जी का लॉस ना हो, वो एनर्जी बस एक्सचेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इतनी हिंदी में नहीं आती, मजबूरी है, मेरे पास शब्द नहीं होते। इलास्टिक कोलिजन। और अगर मैं ये ऐसे ढूंढकर पढ़ाने की कोशिश करूँ तो मुझे खुद ही किताब में ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखे हैं। 2-3 किताबें खोलनी पड़ेगी। एनीवे, इससे बस इतना फायदा है, कभी कभी बीच में थोड़ी आवाज जोर की आने लगती है। अगर ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन होगा तो वो जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और जब सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो जिस समय हमने देखा उस समय इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ज्यादा था, या जब फोटोन टकराने के बाद आइकन को समझ रहा है उसका फोटोन का मोमेंटम ज्यादा है। बाद में हमें जब पता चला तो हमने जो ऑब्जर्व किया था उसकी जगह कुछ और मोमेंटम देगा, तो मोमेंटम क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। तो मोमेंटम में सर्टेनिटी ज्यादा रहे, मींस अनसर्टेनिटी कम हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो फोटोन टकराए वो ज्यादा एनर्जी का टकराए या कम एनर्जी का टकराए, कम एनर्जी का। और अगर कम एनर्जी का फोटोन टकराएगा तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा नहीं। तो अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को, पोजीशन की अनिश्चितता को कम करेंगे तो मोमेंटम में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, और अगर मोमेंटम में अनिश्चितता को कम करेंगे तो पोजीशन में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। एक को कम करेंगे दूसरे में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। अनिश्चितता को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, डेल्टा से, डेल्टा एक्स। एक्स का मतलब है पोजीशन, पोजीशन में डिफरेंस, जहां पर पोजीशन होनी चाहिए थी और बाद में कहा है उन दोनों का डिफरेंस, वो क्या बताएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या पोजीशन में अनिश्चित। ठीक, ये तो वेरिएबल है, इसे कम ज्यादा भी किया जा सकता है। अगर इसकी अनिश्चितता को कम करेंगे तो इसकी अनिश्चितता बढ़ेगी, मोमेंटम भी, और मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, और अनिश्चितता को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा p से। तो अगर डेल्टा x की वैल्यू बढ़ रही है तो डेल्टा p की वैल्यू कम हो रही है, और डेल्टा p की वैल्यू बढ़ रही है तो डेल्टा x की वैल्यू कम हो रही है। एक की बढ़ेगी दूसरे की अनिश्चितता कम होगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा h/4 से के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। क्या मिलेगा बच्चों, पोजीशन और मोमेंटम की अनिश्चितता का प्रोडक्ट कभी भी हमें h/, कम से कम कितना मिलेगा, h/4 के बराबर मिलेगा, कम से कम या उससे ज्यादा होगा। अब आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू h/4। जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हम मिनिमम अनसर्टेनिटी यूज करेंगे। कम से कम अनसर्टेनिटी कितनी होगी, इनका प्रोडक्ट कितना हुआ है, h/4 के बराबर होगा। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझो, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। कभी कभी तुम लोगों को देखकर मुझे प्राउड फील होगा, क्या कि तुम्हें और जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तुम लोगों के पास पेशेंस ज्यादा होता है। 3:30 बजे से 6:30 बजे तक 3 घंटे तक लगातार बैठना बहुत मेहनत करना, हाँ बहुत मेहनत का काम है, बहुत हिम्मत करनी पड़ती है बैठने के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में कभी कभी कोई निकाल कर ना मोबाइल में टाइम देखता है कितना बचा है, कितनी देर लोग बताएंगे। जब मानता तुम्हें हिम्मत जाता है तो मोबाइल मत देखो, मैं वैसे ही मान गया। ठीक, और P इक्वल टू क्या होता है, M इंटू B होता है।
क्या मास में अनसर्टेनिटी हो सकती है? तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आई, तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इक्वल टू h अपॉन 4 ठीक। अब यहीं से बच्चों एक चीज और ट्राई करवा सकता हूँ। मैंने तुमसे पहली या दूसरी क्लास में पूछा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह सकता? क्या पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए नहीं रह सकता? क्या ये हो सकता है बच्चे न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो, नेट चार्ज तो पॉजिटिव ही है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रह ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल तो सकता है लेकिन रह नहीं सकता। बच्चों मेरी बात का ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल तो सकता है लेकिन न्यूक्लियस में रह नहीं सकता। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई पार्टिकल न्यूक्लियस में है नहीं लेकिन वहां से निकल रहा है? नहीं, न्यूक्लियस में से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल तो सकता है लेकिन न्यूक्लियस में रह नहीं सकता। अंदर जाएगा भी नहीं लेकिन वहां से निकल कर आ जाएगा। क्या क्या तो गया तो था। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पैदा होता है और वहां से निकल आता है, वहां रह नहीं सकता। क्या हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पैदा हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि प्रोटॉन पैदा नहीं होगा, मैंने ये कहा वहां पर पैदा हो सकता है। उसके साथ कौन पैदा हो रहा है उसके बारे में बात नहीं की। कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा, सब कुछ लगेगा। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसीलिए होता है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में एक चला इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकल कर उधर बाहर आ जाता है इन फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल। ठीक है, चलो अगर हम इसी बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे? अगर रेडियस की बात करो, न्यूक्लियस की रेडियस किस ऑर्डर की होती है?